नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पादपों में प्रजनन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। यहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न बन चुके हैं। तो चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग क्लासेस की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। जैसे ही क्लासेस पूरी समाप्त हो जाएंगी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पादप प्रजनन क्या होता है? प्लांट रिप्रोडक्शन का इसके तो प्लांट रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पौधों द्वारा नई संतान उत्पन्न करना होता है। पादप जनन लैंगिक जनन द्वारा या अलैंगिक प्रजनन द्वारा संपन्न किया जा सकता है। लैंगिक जनन वह है जिसमें युग्मकों के संलयन या फ्यूजन से संतान पैदा होते हैं और जिससे संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान या माता पिता से अलग होते हैं। अलैंगिक प्रजनन युग्मकों के संलयन के बिना नए पादपों का निर्माण करता है। इसके द्वारा बनी नई संतान आनुवंशिक रूप से मूल पौधों के समान होती है और मूल पौधे से केवल तब तक अलग होती है जब उत्परिवर्तन होते हैं। तो पादप प्रजनन क्या होता है? इसका मतलब पौधों द्वारा नई संतान उत्पन्न करना होता है। पादप प्रजनन लैंगिक जनन द्वारा या अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। लैंगिक प्रजनन वह है जिसमें युग्मकों के संलयन से संतान पैदा होते हैं और जिससे संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान या माता पिता से अलग होते हैं। अलैंगिक संतान आनुवंशिकता रूप से माता पिता के समान या माता पिता से अलग होते हैं। अलैंगिक प्रजनन जो होता है युग्मकों के संलयन से बिना नए पादपों का निर्माण करता है। इसके द्वारा बनी नई संतान आनुवंशिक रूप से मूल पौधों के समान होती है और मूल पौधे जो होते हैं वो केवल तब अलग होते हैं जब वह उत्परिवर्तन होते हैं। जनन की विधियां कौन कौन सी होती हैं? तो अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। जनन दो प्रकार से होते हैं, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? पादप बिना बीजों के नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने व पत्ती कली के कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक जीव के जीवन को प्रारंभ एक कोशिका से होती है। यदि यह एक कोशिका एक ही जनक द्वारा प्रदान की गई हो तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में बनी संतति आपस में तथा जनकों के समान रखती है। अलैंगिक जनन में बनी जो होती है आपस में आकार की और आनुवंशिक रूप से आपस में तथा जनकों के समरूप होती है, तथा इन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं। वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए तो नए पादप जो होते हैं वह बीजों से प्राप्त होते हैं। जनन की यह विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं अथवा जनन की वह विधि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन अथवा निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है, लैंगिक जनन कहलाता है। तो नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं अथवा जनन की वह विधि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन अथवा निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती हो, लैंगिक जनन कहलाता है। सीधे शब्दों में समझें तो प्रजनन की क्रिया में दो युग्मक के मिलने से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है और उस के द्वारा किया गया लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन किसी भी जीवित प्राणी या पेड़ पौधों के लिए आवश्यक माना गया है, क्योंकि जनन प्रक्रिया के द्वारा ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को बना सकते हैं अथवा हमारे भविष्य के लिए जनन अति आवश्यक है। गुलाब तने की कलम से जनन होता है। आलू आंख से अंकुरित होता पादप है। वहीं बायोफिलम पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं। कैक्टस क्या होता है? तो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं, जो अपने मोटे फूले हुए तनों से पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तान परिस्थितियों में जीवित रहने और अपने कांटों से भरे हुए रूप के लिए जाना जाता है। इसकी लगभग 127 वंशों में संगठित 1750 जातियां ज्ञात हैं। वह सभी की नवजगत, उत्तर व दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी हैं। इनमें से केवल एक जाति ही पूर्व जगत में अफ्रीका और श्रीलंका में बिना मानवीय हस्तक्षेप के पहुंची थी और माना जाता है कि इसमें पक्षियों द्वारा फैलाया गया था। तो कैक्टस लगभग सभी गुद्देदार पौधे होते हैं जिनके तनों टहनियों में विशेषकर पानी बचाया जाता है। इसके पत्तों ने भी विशेषकारी या विशेषीकरण से कांटों का रूप धारण कर रखा होता है, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। मुकुलन क्या होता है? तो ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब मुकुल या कली कहलाता है। ईस्ट एक कोशिका जीव है, जनन कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करने के जनन करने लगते हैं।
मुकुलन नए जीवों के निर्माण का एक अलैंगिक तरीका है। इस प्रक्रिया में माता पिता के शरीर के एक छोटे से हिस्से से एक नए जीव का विकास होता है। एक कली जो बनती है एक नए जीव के रूप से विकसित होने के लिए अलग हो जाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और ईस्ट दोनों ही मुकुलन की प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। तो ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला जो छोटे बल्ब होती है उसको हम लोग मुकुल या काली कहलाता है। वहीं ईस्ट एक कोशिका जीव है, जनन कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कोशिका घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगते हैं। मुकुलन नए जीवों के निर्माण में एक अलैंगिक तरीका है। इस प्रक्रिया में माता पिता के शरीर के एक छोटे से हिस्से में एक नए जीव का विकास होता है। एक कली जो बनती है एक नए जीव के रूप में विकसित होने के लिए अलग हो जाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और ईस्ट दोनों ही मुकुलन की प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। एक लिंगी पुष्प क्या होता है? तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। ऐसे फूल जिसमें पुंकेसर व स्त्री केसर में से केवल एक भाग ही होता है उन्हें एक लिंगी फूल कहते हैं, जैसे ककड़ी, घिया या पपीता या कद्दू के फूल। तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक भाग ही होता है, उसको हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे आपका ककड़ी हो गया, पपीता हो गया, कद्दू आदि हो गए। वहीं द्विलिंगी पुष्प की बात की जाए तो नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी फूल कहते हैं, जैसे टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों आदि के फूल। शैवाल क्या होता है? तो जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों से विखंडित हो जाते हैं। एक खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषक यूकेरियोटिक जीवों के एक बड़े और विविध समूह के लिए एक अनौपचारिक शब्द है। यह एक पॉलीफाइलेटिक समूह है जिसमें कई अलग अलग समूहों से प्रजातियां शामिल होती हैं। शामिल जीवों में एक कोशिकीय माइक्रो एल्गे जैसे क्लोरा या डाइटम से लेकर बहुकोशिकीय रूप जैसे विशालकाय केल्प एक बड़ा भूरा शैवाल होता है जो लंबाई में 50 मीटर तक बड़ा हो सकता है। अधिकांश जलीय व स्वपोषी होते हैं। उनमें रंध्र, जाइलम और फ्लोएम जैसे कई विशिष्ट कोशिका और ऊतक प्रकार होते हैं जो भूमि के पौधों में पाए जाते हैं। सबसे बड़े और सबसे जल्दी समुद्री शैवाल को समुद्री शैवाल कहा जाता है, जबकि सबसे जटिल मीठे पानी के रूप में ट्रॉफी हरी शैवाल का एक भाग या एक प्रभाग है जिसमें शामिल है। उदाहरण के लिए स्पिरोग्रा और पत्थर के पात्र जाते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। शैवाल के लक्षण, तो शैवालों में लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं, कुछ शैवाल परजीवी होते हैं जैसे सिफ्लोरस जो मगलोनिया की पत्तियों से लाल कीटू रोग उत्पन्न करता है। बीजाणु, वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। बीजाणु लैंगिक जनन ही करते हैं। लैंगिक जनन की बात की जाए तो नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग होता है, स्त्रीकेसर मादा जनन अंग होते हैं। एक लिंगी पुष्प नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प नर और मादा अंग दोनों ही होते हैं और एक लिंगी पुष्प में नर या मादा में से एक ही जनन अंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परागण क्या होता है? तो पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वतिकाग्र पर हस्तांतरण परागण कहलाता है। जब पर परागण एक ही प्रजाति की दो सदस्यों के पुष्पों के मध्य होता है तो इस क्रिया को परनिषेचन अथवा जीनोगेमी कहते हैं, लेकिन दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य परागण होने पर इसे संकरता कहते हैं। बीजधारी पौधों में पर परागण क्रिया के द्वारा पुनर्योजन और विभिन्नताएं जैसी महत्वपूर्ण परिघटनाएं संभव हो जाती हैं। हालांकि एक लिंगी पुष्पों में तो केवल पर परागण की प्रक्रिया ही पाई जाती है, लेकिन अधिकांश उभयलिंगी पुष्पों में भी पर परागण के द्वारा ही परागकणों का स्थानांतरण वतिकाग्र पर होता हुआ देखा गया है। पर परागण के लिए अनुकूलन, तो हालांकि अधिकांश पुष्पीय पौधों में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति में समानता पर परागण की प्रक्रिया स्वपरागण की तुलना से अधिक होती है। समानता पर परागण को प्रोत्साहित करने के लिए पौधों में निम्नलिखित आवश्यक विशिष्टताएं पाई जाती हैं। स्वबंधता या सेल्फ स्टेबिलिटी क्या होती है? तो कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागण क्रिया संचालित नहीं करते, अतः इनमें परागण की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए दूसरे पुष्पों के परागकणों को वतिकाग्र पर पहुंचना आवश्यक होता है। इस विशेषता को पुष्प की स्वबंधता कहा जाता है। उदाहरण राखी बेल, अंगूर और सेब आदि। यदि ऐसे पुष्पों के वतिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकण गिर जाते हैं तो इनमें निषेचन नहीं होता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो इन परागकणों का वतिकाग्र पर पहुंचना अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होता है। जैसे कुछ पुष्पों में के लिए परागकण यदि पुष्प के वतिकाग्र पर गिर जाए तो ऐसी अवस्था में जायांग की मृत्यु हो जाती है।
एक लिंगता क्या होती है? तो बहुत से पौधों में एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात इनमें या तो नरजनन संरचना, पुमंग अथवा केवल जायांग ही पाई जाती हैं। वैसे एक पौधे पर दोनों प्रकार के अर्थात नर और मादा पुष्प दोनों ही मौजूद हो सकते हैं। इस प्रकार के पौधों को उभयलिंगी लिंगाश्रयी कहा जाता है। जैसे मक्का, अरंग, लौकी दूसरी स्थिति में नर और मादा पुष्प भिन्न भिन्न पौधों पर उत्पन्न होते हैं, जैसे पपीता, सहतूत आदि। तो इस प्रकार के पौधों को एक लिंगाश्रयी कहा जाता है। अतः पौधों में एक लिंगी पुष्पों का पाया जाना निश्चित ही पर परागण की आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। भिन्न काल पक्वता क्या होती है? तो वैसे तो अधिकांश पौधों में उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, अतः इस अवस्था में स्वपरागण ही इन पौधों में होना चाहिए, लेकिन अधिकांश उदाहरण में ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इन उभयलिंगी पुष्पों में पुमंग और जायांग के परिपक्व होने का समय भिन्न भिन्न होता है। कुछ उदाहरण जैसे गुड़हल, कपास, भिंडी आदि में पुंकेसर अंडाशय से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था को पुपूर्वता कहते हैं। इसके विपरीत कुछ पौधों जैसे बैगन और मक्का में जायांग पुंकेसरों से पहले परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था को स्त्रीपूर्वता कहते हैं। तो इस प्रकार पुमंग और जायांग दोनों जनन संरचनाओं की परिपक्व होने का समय भिन्न भिन्न होने से पर परागण की अनिवार्यता सुनिश्चित हो जाती है। बंधन युक्ति क्या होती है? इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द हरकोश से हुई है, जिसका हिंदी समानार्थी शब्द है बाधा अथवा अड़चन। समानता उभयलिंगी पुष्पों में नर और मादा जनन संरचनाओं के मध्य कुछ ऐसी रुकावटें अथवा बाधा आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचने में सफल रहते हैं। इस तत्व का सर्वोत्तम उदाहरण आक अथवा मदार है। इसमें परागण एक थैली जैसी संरचना परागपिंड में पाए जाते हैं। पुष्प की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि परागण इन थैलीनुमा पोलिनिया अपने आप नहीं निकल पाते। ऐसी अवस्था में पर परागण आवश्यक हो जाता है। ट्रोपियोलम नामक पौधों के पुष्प में पुंकेसर पुष्प से बाहर की तरफ निकलते रहते हैं, अतः परिपक्व होने पर इनके परागण बाहर की तरफ झड़ जाते हैं। एक अन्य पौधे पिंजी के उभयलिंगी पुष्प में जायांग की वतिका एक छोटे पर्दे के द्वारा ढकी रहती है। इस पौधे में कीट परागण पाया जाता है। परागण क्रिया संपन्न हो जाने के बाद जब कीट प्रतिकार से बाहर निकल जाता है तो इसका पर्दा अथवा पट अपने आप ही बंद हो जाता है तथा इस प्रकार यहाँ स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। एक अन्य उदाहरण क्लोरोडेंड्रम में भी पुंकेसर और अंडक का विन्यास कुछ इस प्रकार का होता है कि इसमें स्वपरागण संभव नहीं होता। विषम वतिकात्व क्या होता है? तो विषम वतिकात्व क्या होता है? अनेक पौधों में एक ही पौधे पर वतिकाओं की लंबाई में भिन्नता पाई जाती है। ऐसी अवस्था में पुंकेसरों की लंबाई भी भिन्न भिन्न हो जाती है। कुछ शब्दों में यदि वतिका लंबी होती है तो पुंकेसरों के तंतु छोटे छोटे होते हैं, जबकि कुछ अन्य पुष्पों में पुंकेसर लंबे होते हैं तो वर्तिका छोटी पाई जाती है। तो ऐसे पुष्प द्विरूपी कहलाते हैं, जैसे प्रिमरोज। इस प्रकार खट्टी बूटी में भी वर्तिकाओं की लंबाई अलग अलग देखने को मिलती है। इसकी कुछ प्रजातियों में तो त्रिरूपी पुष्प पाए जाते हैं। युग्मनज क्या होता है? तो नर तथा मादा युग्मकों के संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। निषेचन क्या होता है? तो नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। फल और बीज का विकास, तो निषेचन के पश्चात अंडाशय फल से विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। जब अंडाशय से फल विकसित होता है तो इसे सत्य फल कहते हैं। उदाहरण आम, मटर आदि। जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से होता है तो इसे असत्य फल कहते हैं। उदाहरण के रूप में सेब, जो पुष्पासन से विकसित होता है। कुछ पादपों में अंडाशय बिना निषेचन के सीधे फल में विकसित हो जाते हैं। ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। उदाहरण इसमें बीज अनुपस्थित होता है। अंडाशय की भित्ति में फल भित्ति बनता है। फल भित्ति 3 प्रकार की होती है। वह फल भित्ति या पतला या मोटा चर्मिल छिलका बनाती है। मध्य फल भित्ति भोजन संचय के कारण या रसदार व गुद्देदार हो जाती है। उदाहरण आम, खजूर आदि। कुछ पादपों जैसे नारियल के मध्य फल भित्ति रेशेदार होती है। अंतःफल भित्ति, कुछ फलों में अंतःफल भित्ति कठोर होती है, जैसे आम, नारियल। जबकि कुछ पादपों में पतली तथा झिल्ली समान होती है, जैसे संतरा, नींबू आदि। बीज प्रकीर्णन के बारे में देखते हैं। तो बीज विभिन्न स्थानों पर उगे हुए होते हैं। यह बीज प्रकीर्णन के कारण होता है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार बीजधारी पौधे पादप जगत में सर्वाधिक विकसित कहे जा सकते हैं। विश्व की वर्तमान वनस्पति का गहन विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि धरती पर सर्वाधिक पादप जैवधार बीजधारी पौधों का ही है। अपने जीवन चक्र की चरम परिणति के अनुरूप में ये पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बीजधारी पौधों में निषेचन के बाद बीजांड में विकसित प्रवर्ध को बीज कहते हैं।
पोषण और वातावरण की अनुकूलन परिस्थितियों को अंकुरित होकर बीज नए पौधों के रूप में विकसित होता है, जो परिपक्व होकर फिर से बीज उत्पन्न करता है। इस प्रकार बीजों के लगातार उत्पादन से प्रजाति की निरंतरता अथवा सांतत्य बना रहता है। हमारी धरती पर बीजधारी पौधों का वितरण और फैलाव व्यापक रूप से पाया जाता है। इसके साथ ही गहन अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आज बीजधारी पौधे जिस स्थान पर पाए जाते हैं वस्तुतः ये उस स्थान के मूल निवासी नहीं है, अभी तो इनकी उत्पत्ति कहीं और हुई है। तत्पश्चात विभिन्न माध्यमों और प्रक्रियाओं द्वारा इनके बीज और फल दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाए गए, जहां वे अंकुरित होकर प्राकृतिक रूप से स्थापित हो गए और वहां से इनका प्रसार अभी भी हो रहा है। बीजों के बन जाने के पश्चात इनके भावी जीवन की सफलता अर्थात अंकुरण, नवांकुरों का निर्माण और इनका परिपक्व होना आदि के लिए इनका प्रकीर्णन एक आवश्यक प्रक्रिया है। इस प्रकार नवनिर्मित पूर्णता विकसित और परिपक्व फल और बीजों के अपने मूल पादप अथवा जनक पौधों से दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसार अथवा फैलाव की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। बीजों के प्रकीर्णन के विभिन्न तरीके तो हवा द्वारा। कुछ पौधों के बीज हल्के वजन के होते हैं और उन पर कुछ बाल जैसी या पंख संरचनाएं मौजूद होती हैं। इस तरह के बीज हवा में उड़ते हुए दूर तक फैल जाते हैं। उदाहरण सहजन, द्विफल, सूरजमुखी, मदार आदि के बीज। पानी द्वारा। कुछ बीजों का प्रकीर्णन मुख्यतः जलीय पौधों या जल निकाय के पास बढ़ने वाले पौधों में होता है। उदाहरण के लिए नारियल के बीज में एक सख्त रेशेदार आवरण होता है जिसके अंदर बहुत हवा होती है। यह नारियल के बीज के पानी पार तैरने में मदद करता है। जानवरों द्वारा। कुछ बीजों पार कांटेदार हुक की तरह संरचना होती है, वे जानवरों के शरीर में चिपका जाते हैं और विभिन्न स्थानों पर फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए यूरेना, जैंथियम आदि। कुछ फलों के साथ पंखियों और जानवरों द्वारा निगल लिया जाता है, बाद में बीज पक्षी या जानवरों द्वारा कहीं और गिराने से फैल जाते हैं। फटने के कारण। परिपक्व होने पर कुछ फल झटके के साथ फट जाते हैं, फटने के कारण उसमें अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। उदाहरण भिंडी, अरंडी, बालसम आदि। मनुष्यों द्वारा बीज के फैलाव में भी मदद करता है, खासकर खेती के दौरान। तो आज का सेशन नहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम लोग ने एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ा, जिसका नाम था पादपों में प्रजनन, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है। यहाँ से सीटेट में कई बार प्रश्न बन चुके हैं। तो ऐसे ही सेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोग सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।